नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 के जो क्षितिज पाठ्य पुस्तक है उसमें जो गद्य भाग है उसमें हमसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गद्य भाग की। तो पिछली क्लास में हमने समझा कि जिस प्रकार काव्य खंड में हमसे सौंदर्य बोध के प्रश्न पूछे जाते हैं, काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य या पूरे चैप्टर का मूल प्रतिपाद्य, ये काव्य भाग में होता है। तो उसी प्रकार गद्य पाठ में कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए हैं गद्य भाग के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर होगा उसका नाम है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा प्रेमचंद का चैप्टर है ये, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है दो बैलों की कथा। उसके बाद हमारा जो चैप्टर हो जाएगा वो है ल्हासा की ओर। ल्हासा की ओर ये चैप्टर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन का। इसके रचयिता है राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। उसके बाद थर्ड चैप्टर हमारा है सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद, इसके रचयिता हैं इसके जो लेखक हैं वो है जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे सिलेबस में गद्य भाग में ये 4 चैप्टर हैं और लास्ट हमारा चैप्टर है प्रेमचंद के फटे जूते। इसके रचयिता हैं, इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे सिलेबस में 4 चैप्टर दिए गए हैं गद्य भाग में, ठीक है। और 4 ही पद्य भाग में चैप्टर है हमारे प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, सिलेबस रिड्यूस होने के बाद। तो ये 4 चैप्टर हैं। पहला दो बैलों की कथा, इसके लेखक हैं प्रेमचंद और ये एक कहानी है। दो बैलों की कथा ये एक कहानी है। जिस प्रकार से पद्य भाग जब हम पढ़ते हैं तो उनमें हम छंदों का नाम सुनते हैं, जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त। और यहाँ पर हम देखेंगे गद्य की विधाओं के नाम देखेंगे, ठीक है ना। गद्य की विधाएं कौन कौन सी है, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर हमारा है कहानी। ये कहानी है, ये गद्य की विधाएं हैं अलग अलग प्रकार की। जैसे ल्हासा की ओर, ये ल्हासा की ओर चैप्टर क्या है, ये यात्रा वृत्तांत है जिसमें यात्रा का वर्णन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये यात्रा वृत्तांत हो गया। उसके बाद में सांवले सपनों की याद, ये चैप्टर जो है ये संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है कि कोई जो लेखक है वो अपने जीवन के किसी याद का वर्णन वो करता है, उसको स्मरण करता है, उसको याद करता है, तो वो क्या हो जाता है, संस्मरण हो जाता है। इसके बाद में प्रेमचंद के फटे जूते, ये क्या है, एक व्यंग लेख है, व्यंग निबंध इसको कहेंगे, व्यंग निबंध कहेंगे इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 चैप्टर हैं और इनकी चारों की अलग अलग विधाएं हैं, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर हमारे सिलेबस में है। इन 4 चैप्टर्स में से हमसे क्या क्या प्रश्न किए जा सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह यह है कि किसी चैप्टर का मूल सार बताइए। मूल सार, या फिर पूछा जा सकता है कथ्य समझाइए, या फिर उद्देश्य समझाइए, या फिर संदेश समझाइए। संदेश समझाइए, ठीक है ना। किसी भी मान लीजिए कहानी का पूछा गया कि दो बैलों की कथा, ये जो कहानी है
इसका मूल सार या तथ्य या उद्देश्य या संदेश स्पष्ट कीजिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ बैलों और जो किसान है उसके बीच में जो भावात्मक संबंध होता है उसके संबंधों पर यहाँ प्रकाश डाला गया है, और स्वतंत्रता के आंदोलन पर भी यहाँ प्रकाश डाला गया है कि स्वतंत्रता जो है वो सहज रूप में नहीं मिल सकती है, उसके लिए निरंतर हमको संघर्ष करते रहना पड़ता है। और यहाँ पर पंचतंत्र और हितोपदेश के समान ही पशुओं के माध्यम से, यानी दो बैलों के माध्यम से यहाँ मानवीय मूल्यों को उकेरा गया है या मानवीय मूल्यों के बारे में बताया गया है, जिनको कि प्रत्येक मनुष्य को उन जीवन मूल्यों का, उन आदर्शों का क्या करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का मूल संदेश या उद्देश्य या संदेश हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का आंसर हमसे कितने शब्दों में पूछा गया है, ठीक है ना, उतने ही शब्दों में हम उसका आंसर लिख सकते हैं। वो जो समरी होती है, मूल सार, हो सकता है कि वो पूछा जाए हमसे 5 पंक्तियों में या 40 शब्दों में, या पूछा जाए एक प्रश्न में, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको आंसर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हर चैप्टर का हम मूल सार लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि लालसा की ओर ये चैप्टर आ गया, तो इस चैप्टर का उद्देश्य या संदेश समझाइए। तो हम लिख देंगे कि लालसा की ओर जो है ये एक यात्रा वृत्तांत है, और इसमें तिब्बत की यात्रा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और इस चैप्टर का, इस यात्रा वृत्तांत का क्या उद्देश्य हो सकता है कि यात्रा करने से हमें, दूसरी जगह की यात्रा करने से हमें उस स्थान के भौगोलिक प्रदेश का, उसकी संस्कृति का पता लगता है, उसकी विचारधाराओं का, रीति रिवाजों का पता हमको लगता है। ठीक है ना, तो यात्रा करने से हमें ज्ञान मिलता है और मनोरंजन भी हमारा होता है, और दूसरे स्थान की संस्कृति को जानने का मौका भी हमको मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इस यात्रा वृत्तांत का ये महत्व है, ये संदेश है। ठीक है, तो उसके बाद में लिख देंगे नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है कि सांवले सपनों की याद, इसका संदेश या उद्देश्य समझाइए। तो यहाँ पर लेखक जाबिर हुसैन के द्वारा यहाँ पर सालिम अली जो एक प्रकृति प्रेमी है, उनका चित्र उकेरा गया है, उनके जीवन के बारे में यहाँ बताया गया है, और जिस प्रकार वो प्रकृति प्रेमी थे, पक्षी प्रेमी थे, प्रत्येक मनुष्य को अपना जीवन प्रकृति की ओर या पक्षियों की ओर या वन्य जीवों की ओर समर्पित कर देना चाहिए। इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है, ये संदेश देने की कोशिश की गई है। ठीक है, और इसी प्रकार प्रेमचंद के फटे जूते, चौथा तुम्हारा जो चैप्टर है प्रेमचंद के फटे जूते, मान लीजिए इसका उद्देश्य पूछा गया है, इसका संदेश पूछा गया, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर अवसरवादी जो लोग हैं, दिखावा करने वाले जो लोग हैं, उन पर यहाँ व्यंग किया गया है। ठीक है, और हमें सादा जीवन और उच्च विचारधारा को अपनाना चाहिए। एक सादा जीवन हमें जीना चाहिए, कभी भी अवसरवादिता को नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी चैप्टर का मूल सार या तथ्य या उद्देश्य या संदेश लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो सकता है, हमसे पूछा जा सकता है कि किसी भी चैप्टर का या किसी भी पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय या अभिप्राय, ठीक है, आशय या अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। वो किसी पंक्ति का पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कोई पंक्ति ऐसी कठिन पंक्ति दी हो जिसका अर्थ कोई उसका भाव अलग निकल रहा हो, तो उस पंक्ति का, वो चैप्टर के बीच में से कोई पंक्ति हमें दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इस पंक्ति का आशय बताइए या अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। जैसे कि यहां मैं एग्जांपल लिख रहा हूं कि फर्स्ट चैप्टर से, जैसे मैंने लिखा
जैसे मैं लिख रहा हूं कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला, जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है, मनुष्य भी वंचित है। तो ये एक पंक्ति दे दी गई है, हमको इसका भाव समझना है कि इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो हम लिखेंगे कि इस पंक्ति के माध्यम से लेखक प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर सबसे जो शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा ऐसे कह सकते हैं कि जो पावरफुल है, ठीक है ना, वो कौन है? मनुष्य है। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य सभी जीवों में, जितने भी प्राणी पृथ्वी पर हैं, उन सभी प्राणियों में, उन सभी जीवों में श्रेष्ठता का दावा करता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। किस प्रकार? बुद्धि बल के कारण, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि बल है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठता का दावा करता है, और लेकिन फिर भी उसके पास ऐसी कोई गुप्त शक्ति नहीं है जैसी कि उन दोनों बैलों हीरा और मोती के पास थी। हीरा और मोती क्या करते थे? वो मूक भाषा में ही विचारों का विनिमय करते थे, एक दूसरे के विचारों को, भावनाओं को वो बिना बोले ही समझ जाते थे, ठीक है ना। ऐसा उनमें बॉन्डिंग थी, ऐसा उनमें एक भावात्मक जुड़ाव था, ठीक है ना। तो वो क्या करते थे? अपने इशारों के माध्यम से ही वो एक दूसरे की भावों को समझ जाते थे, ठीक है। तो लेखक कहता है कि इस प्रकार की ये गुप्त शक्ति, इस प्रकार बिना बोले ही दूसरे तक विचारों को पहुंचाने की शक्ति, सबसे श्रेष्ठ जो मनुष्य है उसमें भी ऐसी गुप्त शक्ति नहीं है, ठीक है। इस प्रकार इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, उनकी भूख तो क्या शांत होती, लेकिन दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया, दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो ये पंक्ति दे दी है और इससे हमसे पूछा जा सकता है कि इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो हम लिखेंगे कि जब वो दोनों बैल हीरा और मोती, जब उन दोनों बैलों को गया के पास भेजा गया तो उन्हें रूखा सूखा खाने के लिए दिया गया, तो वो बिल्कुल कमजोर होते चले गए। लेकिन वहां पर एक लड़की भी थी, बैलों की जो लड़की थी, वो उनको कुछ खाने को दे देती थी, ठीक है ना। तो उस एक रोटी से उनका पेट तो नहीं भरता था, ठीक है ना, लेकिन उनका मन भर जाता था, उनका हृदय भर जाता था। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि उस एक रोटी से उनका इतना, बैलों का इतना बड़ा जो शरीर है, उससे कोई एनर्जी या ऊर्जा उनको नहीं मिलती थी, लेकिन उनको क्या लगता था, उनको वो स्नेह से, उस प्रेम से, उस लड़की के लगाव के कारण उन हीरा और मोती को क्या मिलती थी? सांत्वना मिलती थी, ठीक है, एक सहानुभूति मिलती थी, और ऐसा लगता था कि हमारे साथ में कोई ऐसा है जो हमारी देखभाल करना चाहता है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि उस एक रोटी से उनका पेट नहीं भर सकता था, लेकिन उस एक रोटी से उनको क्या मिल गया? प्रेम और सहयोग की भावना उनको प्राप्त हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं
कुछ एग्जाम्पल और हम लिख सकते हैं, जैसे कि ये आशय और अभिप्राय का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर हमसे पूछा जा सकता है व्यंग स्पष्ट कीजिए, व्यंग स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना, व्यंग के बारे में बताइए। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो ये जो पंक्ति है ये चौथे चैप्टर में से ली गई है, प्रेमचंद के फटे जूते में से, ठीक है। तो इसमें जो हरिशंकर परसाई हैं लेखक, वो क्या कहना चाहते हैं कि वो समाज के लोगों को संबोधित कर रहे हैं वो, और वो कहना चाहते हैं कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते हो और हम पर्दे पर कुर्बान होते जा रहे हैं। किसको वो कह रहे हैं? प्रेमचंद को कह रहे हैं। हरिशंकर परसाई प्रेमचंद को कह रहे हैं कि तुम जैसे हो, प्रेमचंद कौन है? महान लेखक है, कि जैसे आप थे वैसे ही हमेशा दिखाई देते हो, कोई बनावटीपन नहीं है, कोई दिखावा या छलावा नहीं है, जैसा आपका स्वरूप हृदय जैसा है, पवित्र, साफ, स्वच्छ, निर्मल, उसी प्रकार की आपकी वेशभूषा भी है, ठीक है ना। वेशभूषा मतलब आपके शरीर के ऊपर आवरण आपने नहीं चढ़ाया है कि आप दिख तो कुछ और रहे हो और आपकी भावनाएं जो है बहुत गंदी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप भीतर से है वैसा ही आप बाहर दिखाते हैं, ठीक है, कुछ बनने का प्रयास नहीं करते हैं। तो आप लेखक हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद को कह रहे हैं कि आप पर्दे का महत्व नहीं जानते, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं? पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। जो वर्तमान समय के लोगों पर यहाँ व्यंग किया गया है, जो क्या करते हैं? अवसरवादी हैं, जो अवसर का लाभ उठा लेते हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं? दिखावा पसंद लोग हैं। ये फैशन परस्ती का जो युग चल पड़ा है, आधुनिक युग जो है, इसमें क्या होता है, चाहे हमारी वास्तविकता कुछ हो, चाहे हमारी सभ्यता संस्कृति कुछ हो, उनको सब हम भूलते चले जाएंगे और दिखावा करने के लिए हम क्या करेंगे? पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं, अंधे होकर उसको अपनाते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? पर्दे पर हम कुर्बान हो रहे हैं, हम इस दिखावे पर क्या कर रहे हैं? कुर्बान होते चले जा रहे हैं। हम अपनी वास्तविकता को, हम अपने रीति रिवाजों को, संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन प्रेमचंद क्या कर रहे हैं? वो जैसा है वैसा ही दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और हम लिख सकते हैं, एक और एग्जांपल लिखा हुआ है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, टोपी से कीमती रहा है, और अब तो एक जूते पर, और अब तो जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर की जा सकती हैं, 2500 टोपियां न्योछावर हो सकती हैं, ठीक है। ये एक पंक्ति दे दी है और पूछा जाएगा कि इसका व्यंग सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क्या व्यंग किया गया है, किस पर व्यंग किया गया है? तो हम यहां लिखेंगे कि जूता क्या हो गया? दिखावे का प्रतीक हो गया, ठीक है। तो दिखावा जो है, और टोपी क्या हो गई? वास्तविकता, ठीक है, ये वास्तविकता हो गई हमारी। तो ये जो टोपी है
ये वास्तविकता कह सकते हैं या इज्जत कह सकते हैं, इज्जत, ठीक है। और जूता मतलब पैसा या वैभव या दिखावा। तो यहां क्या कह सकते हैं कि जो दिखावा है वो वास्तविकता से कीमती हो रहा है, ठीक है। वास्तविकता क्या है उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं होगा, हमारा ध्यान किस पर होगा, दिखावे पर हमारा ध्यान होगा, ठीक है। जूता अच्छा दिखना चाहिए। और इज्जत पर हमारा ध्यान नहीं होगा, मनुष्य पर ध्यान नहीं होगा, किस पर ध्यान होगा, पैसे पर ध्यान होगा। तो इस प्रकार कहा गया है। और अब क्या हो गया है, अब तो जूतों की कीमत और बढ़ चुकी है और एक जूते पर, ठीक है ना, यानी एक मनुष्य की इज्जत पर क्या किया जा सकता है, 2500 टोपियां न्यौछावर की जा सकती है। यानी अनेक लोगों की जो इज्जत है वो उस पर दाव पर लगाई जा सकती है। इतनी ज्यादा दिखावे की जो कीमत है वो बढ़ गई है। दिखावा पसंद सभी हो गए हैं और पैसे का जो मूल्य है वो ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर दिखावा करने वाले लोगों पर व्यंग किया गया है कि वो अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं और दिखावा करते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक तो हमसे पूछा जा सकता है मूल सार का प्रश्न, एक आशय या अभिप्राय का प्रश्न, और तीसरा व्यंग संबंधी प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्यंग स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और हमसे पूछा जा सकता है और हमसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि शब्दावली संबंधी प्रश्न, ठीक है। भाषा शैली या शब्दावली, किसी भी चैप्टर से हमको पूछा जा सकता है कि भाषा शैली संबंधी विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर से हमको पूछ लिया कि दो बैलों की कथा जो है उसकी भाषा शैली स्पष्ट कीजिए। तो हम उसमें क्या लिखते हैं, सामान्य रूप से किसी भी चैप्टर में सामान्य रूप से हम 2-3 पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं। एक तो भाषा के बारे में, ठीक है। तो भाषा कौन सी होती है, खड़ी बोली हिंदी है। और हम इसमें कॉमन रूप से क्या लिखते हैं, सहज, सरस, प्रवाहमय, बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया गया है। पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे सभी चैप्टर में कॉमन रूप से, ठीक है। जैसे कि काव्य भाग में तो क्या होता है, अलग अलग भाषा हम लिखते हैं, अवधि और ब्रज ये सब, इसमें तो हमको ये लिखना है, ठीक है। फिर हम लिख देंगे शब्दावली। तो शब्दावली में हम क्या लिख देंगे, शब्दावली में भी कॉमन रूप से हमको लिखना है सभी चैप्टर्स में तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। और हम कह सकते हैं मुहावरेदार भाषा भी यूज की गई है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, शब्दावली कैसी है, तत्सम, तद्भव, देशज और मुहावरेदार शब्दावली है, ठीक है। फिर हम लिख देंगे शैली। तो शैली का मतलब है प्रस्तुत करने का तरीका। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर विश्लेषणात्मक शैली, ठीक है, या हम लिख सकते हैं व्याख्यात्मक, या हम लिख सकते हैं वर्णनात्मक, या हम लिख सकते हैं विचारात्मक, ठीक है। तो ये सभी चीजें क्या है, ये कॉमन रूप से आएंगी सभी चैप्टर्स में, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सभी चैप्टर्स में ये अगर भाषा शैली का प्रश्न पूछा जाएगा तो ये 3 पॉइंट से एज इट इज हमको लिखने हैं। इसमें किसी भी प्रकार का चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कुछ इसमें ऐड जरूर कर सकते हैं लेकिन ये तो हमको लिखना ही है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ बातें जैसे शैलियां हैं तो शैली में हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे थर्ड चैप्टर होगा तो थर्ड चैप्टर में हम छायावादी शैली लिख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर है प्रेमचंद वाला, उसमें हम संवाद शैली लिख सकते हैं। फोर्थ चैप्टर है तो फोर्थ चैप्टर में हम व्यंग्यात्मक शैली लिख सकते हैं, ठीक है ना। और भी ऐड हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो कॉमन रूप से ये 3 लाइन है इनको तो हमको सभी में लिखना है। तो आज हमने ये 4 प्रकार के प्रश्न समझ लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने चैप्टर का मूल सार समझा है, फिर इसके बाद आशय संबंधी प्रश्न, फिर इसके बाद व्यंग्य संबंधी प्रश्न
और फिर चौथा हमने देखा भाषा शैली संबंधी प्रश्न। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं और भी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।